प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड ने जो अभी 8वीं कक्षा में संस्कृत का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, उस पाठ्यक्रम में व्याकरण का जो भाग है, जो 30 नंबर का आना है, उसमें सबसे पहले जो दिए हुए हैं वर्ण संयोजन, वर्ण संयोजन और एक है वर्ण विच्छेद। प्यारे बच्चों, ये दोनों हैं, वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। ये हमें तभी आएंगे जब हमें ये पता हो क्या कि वर्ण के बारे में यदि हमें ज्ञान है तो हम वर्ण संयोजन भी कर सकते हैं आसानी से और वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण, और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो सके, जिसके और टुकड़े या भाग न हो सके। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। उसे वर्ण कहते हैं। अब जब वर्ण के हम भेद करेंगे तो इसके भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन और नंबर 3 अयोग वाह। अयोग वाह। तो इसमें क्या होता है, वैसे आपको पता ही है लेकिन हम इसकी रिवीजन ही करेंगे। मान लीजिए आप पता ना हो तब इसको तो डीपली पढ़ लेना। स्वर किसे कहते हैं कि जिनका उच्चारण या जिन वर्णों का उच्चारण, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। यानी जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं या किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे देखिए, ए, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, ये सब क्या है? स्वर है। अब स्वर के भेद। स्वर भेद। स्वर भेद में सबसे पहले है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में यानी जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगता हो, जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। या जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए,
ई, ऊ और री। एक है इसमें लरी। कितनी हो गई ये? इनकी संख्या 5। ए, ई, ऊ, री और लरी, ये सब क्या है? हर्ष स्वर है। इनकी संख्या 5 है। इसके बाद जो दूसरा भेद है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में यानी जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता हो। हर्ष स्वर में सबसे कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है उच्चारण में। जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में होते हैं आ, ई, ऊ, री, ए, आगे है ऐ, ओ, औ। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी दीर्घ स्वर कितने हुए? 8। इसी प्रकार से जो तीसरा भेद है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है कि हर्ष स्वर से जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे या 3 गुना समय लगे। हर्ष स्वर में क्या होता है? उच्चारण में सबसे कम समय, उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो होता है हर्ष स्वर। और हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और 3 गुना समय लगे उसे कहते हैं प्लुत स्वर। इस स्वर का जो प्रयोग है वो अधिकतर दूर से बुलाने में, हम किसी को दूर से पुकारते हैं तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है। और लिखे कैसे? जैसे ए है, यदि ए प्लुत है तो हिंदी का 3 इसके पीछे हम लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लुत है। इसका उच्चारण हम करते हैं जैसे ए, यानी हम किसी को दूर से पुकारते हैं। जैसे कोई राम व्यक्ति है और वो दूर खड़ा है तो हम उसको कहेंगे राम है, यानी यहाँ जो है ए है वो मैं के अंदर वो क्या है? प्लुत है। ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब राम में जो ए है इसको हमें लंबा खींच के पुकारना है। पुकारने में इसका प्रयोग होता है, लंबा खींच करके बोलना है। इसी प्रकार से आगे जो है व्यंजन, मैं आपका जो है एक बार थोड़ी तो अध्ययन करवा देता हूँ, उसके बाद आपको जो वर्ण विन्यास और वर्ण विच्छेद बिल्कुल आसान हो जाएंगे। व्यंजन में क्या होता है कि स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से या उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, वो होते हैं व्यंजन। तो जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। अब व्यंजन जैसे क, च, ट, ये इत्यादि जो है ये सारे क्या है? व्यंजन है। जैसे इसके भेद करेंगे हम आगे। सबसे पहले आप करिए वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन
वर्गीय व्यंजन में जैसे क, ख, ग, घ और अड़। इनके नीचे हम अलंत लगा देंगे। इसका मतलब ये है, अलंत लगाने के बाद ये अब इनमें कोई स्वर नहीं है, बिल्कुल खाली व्यंजन है। अब ये जो दूसरा है च, छ, ज, झ, इ। आगे है ट, ठ, ड, ढ और ण। इसके बाद है त, थ, द, ध और न। इसके बाद है प, फ, ब, भ और म। अब देखिए एक जो वर्ग है जैसे क, ख, ग, घ, ड़, इसमें हम सबसे पहले एक क, तो इसको लिख देंगे क वर्ग। यानी क वर्ग का मतलब क्या हो गया, ये सारे सारे आ गए क वर्ग में। इसी प्रकार दूसरा है च वर्ग, क्योंकि शुरू में च है तो च वर्ग हो गया। इसके शुरू में ट है तो ये ट वर्ग हो जाएगा। इसके शुरू में त है तो ये त वर्ग हो जाएगा। और यहाँ शुरू में जो है प होता है तो प वर्ग हो जाएगा। यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब आप ये समझिए कि ट वर्ग हम कहेंगे तो इसका मतलब ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग अब बोल दिया तो इसका मतलब त, थ, द, ध, न। प वर्ग यदि हमने कह दिया तो प, फ, ब, भ, म। यानी इन्हीं के नाम से है ये, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। क्योंकि देखो इसमें वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये हो गए वर्गीय व्यंजन। और जो है इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इनका नाम एक और है स्पर्श व्यंजन भी इनको बोलते हैं। इनके दो नाम हैं। और ये एक वर्ग में 5 है और 5 वर्ग कुल है, तो ये कुल इनकी संख्या कितनी हुई, 25। याद रखिए आप, वर्ग 5 और एक वर्ग के अंदर 5 व्यंजन है, तो यानी 5 वर्ग हो गए, तो 5 गुणा 5 बराबर 25। ये टोटल क से लेकर के मैं तक इनकी संख्या कितनी है, 25। और स्पर्श व्यंजन भी इन्हीं का नाम है और वर्गीय व्यंजन भी इन्हीं का नाम। वर्गीय क्यों है, क्योंकि इनमें अपना एक वर्ग है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। स्पर्श व्यंजन इसलिए है कि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इनका नाम क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इसी प्रकार से व्यंजन का जो अगला भेद है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में होता है श, से, श और है, ये 4 है। इसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ है व्यंजन जो है उसमें है य, रे, ल और व। ये भी कितने हुए, 4। यानी देखिए स्पर्श व्यंजन कितने हुए, 25, या वर्गीय व्यंजन भी 25, एक ही बात है। ऊष्म व्यंजन 4 और अंतस्थ भी 4, टोटल कितने हो गए, 25 और 4 29 और 4 33। तो यानी व्यंजन, कुल व्यंजन संस्कृत में कितने हैं, 33। 25 वर्गीय या स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ही ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार से इनकी संख्या हुई 33। और स्वर कितने हुए, 5 हर्ष स्वर और 8 दीर्घ स्वर, ये 13 स्वर। स्वर कितने हुए, 13 और व्यंजन हुए 33। इसी प्रकार से जो अयोगवा होते हैं, अब यहाँ मैं आपको अयोगवा और समझा देता हूँ। अयोग वाह,
ये अपने आप में जो है स्वतंत्र नहीं होते, ये किसी व्यंजन के बाद या स्वर के बाद ही लगते हैं। जैसे स्वर के बाद इनका लगभग प्रयोग होता है, और ये होते हैं दो। एक तो होता है विसर्ग, जो बच्चे आमतौर पर कहते हैं दो बिंदी सी, ये दो बिंदी सी का मतलब हो गया ये विसर्ग है बेटा। और दूसरा है अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब ये हो गया कि ऊपर एक ऐसे बिंदु लगा होता है ना किसी भी शब्द के, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। ये दो होते हैं अयोगवा। तो ये हमारी वर्णमाला हुई। अब हम वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे। देखिए, वर्ण संयोजन का अर्थ होता है, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। विच्छेद मतलब अलग करना। यानी जैसे देखिए, कोई भी हम सबसे छोटा शब्द लेंगे, जैसे राम शब्द ले लिया हमने, राम। अब इसमें क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद का मतलब है कि सबसे पहले देखिए क्या है इसमें, रा। रा का मतलब हो गया इसमें एक तो रे व्यंजन है, और उसके बाद आ की आवाज आ रही थी, आ इसमें स्वर हो गया। यानी कि वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि किसी भी शब्द में व्यंजन और स्वर, इन दोनों को अलग अलग लिखना है हमें। तो इसमें देखिए व्यंजन क्या है, रे। व्यंजन का मतलब रे के नीचे हलंत लगाएंगे तो व्यंजन है, अगर हलंत लगाएंगे तो इसमें स्वर भी आ जाएगा। हलंत ना होगा तो ये ए की आवाज देगा, इसका मतलब इसमें ए स्वर है। हलंत का मतलब क्या होता है, इसमें कोई स्वर नहीं है। तो रे के नीचे क्या लगाया, हलंत, यानी रे सिर्फ व्यंजन हो गया। और इसमें स्वर क्या था, आ, तो आ को हमने अलग लिख दिया। उसके बाद मैं व्यंजन है, तो मैं व्यंजन को हमने अलग कर दिया। हलंत लगाना बहुत आवश्यक है, यदि इसके नीचे हलंत लगा नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इसमें ए है, और इसमें ए है मैं, ये। यानी राम का जो वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रे के नीचे हलंत, उसके बाद रे में क्या है, आ, तो आ को अलग कर दिया। मैं, यानी मैं के अंदर क्या है, ए, तो मैं को अलग लिख दिया और ए को अलग लिख दिया, क्या बन गया, ये राम है। अब इसी का नाम संयोजन है। इस प्रकार से हम लिख देंगे, जब कहेंगे जोड़ के बताओ, तो रे में क्या जोड़ दिया, रा। रे में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये रा। और मैं में ए जोड़ दिया तो मैं, क्या बन गया, ये राम। अब इसको जोड़ के हमने राम लिखा, ये तो वर्ण संयोजन है। और राम को देख करके हमने इनको अलग अलग किया, ये है वर्ण विच्छेद। इसी प्रकार से जैसे बालक शब्द है, बालक, बाल कह। अब इसमें विसर्ग लगा के मैं अलग करके दिखाता हूँ आपको। बाल कह, बाल कह में सबसे पहले आप पढ़िए क्या है, बा। बा का मतलब बै व्यंजन है, इसमें बै के नीचे हलंत लगाएंगे। हलंत नहीं लगाएंगे तो इसमें स्वर भी आ जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए हमें हलंत लगाना जरूरी है। क्या था इसमें स्वर, आ। बै और आ अलग हो गए। इसके बाद ले, इसमें भी हम ले के नीचे हलंत लगाएंगे और ए को अलग लिख देंगे, ले। और कह, कह का मतलब कह तो है ही, उसके बाद ए है, ए है और विसर्ग है, तो ये क्या हो गया, अलग। अब इसका संयोजन करेंगे, जब जोड़ेंगे तो बे में आ, क्या बन गया, बा। ले में ए, ले। और कै में ए है, ये बाल कह बन गया। इस प्रकार से हम इनको जो है वर्ण संयोजन भी कर सकते हैं, वर्ण विच्छेद भी। वर्ण कोई भी शब्द हो उसका पहले वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद करने के बाद इस साइड को आप एक बार इस प्रकार ढक लो, और इसको जोड़ के देखो क्या वही शब्द बन के आ रहा है। यदि वही शब्द बन के आ रहा है तो ये हमारा ये जो वर्ण विच्छेद सही है। यदि वही शब्द नहीं बनता है तो हमारा वर्ण विच्छेद गलत है। इस प्रकार से एक और करके दिखाता हूँ मैं। भवंती, भवंती में क्या है, भय। भय यानी भय में सिर्फ भय लिखेंगे, इसका मतलब है इसमें हलंत नहीं लगाएंगे तो इसमें ए हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा। भय में भय और ए दो है, यानी स्वर और व्यंजन को अलग करना ही वर्ण विच्छेद है। व्यंजन अलग लिखेंगे और स्वर अलग लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद। भय में है तो भय को और ए को अलग लिख दिया। वे में भी ऐसे ही है, वे अलग है और ए अलग है, देखो।
और उसके बाद क्या है, न। न कैसा है, हलंत है, इसमें स्वर नहीं है। उसके बाद क्या है, तय। तय में क्या स्वर है, ई। टी है ना ये, तो ये प्लस में ई। ये क्या बन गया, आप जोड़ेंगे इसको, भय में ए जोड़ो, भय। वे में ए जोड़ो, वे। आगे न आधा है, आधा है। तय में ई है, तय के बाद ई हो और ह्रस्व हो तो मात्रा जो इससे पहले जो आधा वर्ण होता है उसको साथ में लेके लगती है, ये नियम है। इस प्रकार से भवंती की मात्रा यहाँ लगेगी। बन गया ना भवंती। इस प्रकार से आपको आज 10-10 शब्दों के वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन कर करके देखने हैं, ताकि आपको ये करने आ जाए। बिल्कुल आसान है, सीधा सा काम है। आपको सबसे पहले क्या ज्ञान होना चाहिए, स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। इसलिए मैंने आपको व्यंजन और स्वर अलग अलग करके बताए हैं, समझाए हैं कि ये स्वर होते हैं और ये व्यंजन होते हैं। आपको वर्ण विच्छेद में और वर्ण संयोजन में क्या करना है कि कोई भी शब्द हो उसका व्यंजन अलग लिखना है और स्वर अलग लिखना है। व्यंजन का मतलब वो है जिसके नीचे हलंत हो। व्यंजन क्या होते हैं आपको बता ही दिया। और नीचे हलंत नहीं लगाएंगे तो वो स्वर और व्यंजन इकट्ठा ही रह जाएगा, फिर अलग नहीं होगा। हमें क्या करना है, वर्ण विच्छेद में किसी भी शब्द में से, जैसे इस राम में उदाहरण मैंने दिया था, राम में रा मैंने लिया, राम में रे अलग किया और आ अलग किया और रे के नीचे हलंत लगाया। इसी प्रकार आपको व्यंजन के नीचे हलंत लगाना जरूरी है। हलंत नहीं लगाओगे तो आपका वर्ण विच्छेद जो है वो गलत हो जाएगा। और वर्ण विच्छेद से ही वर्ण विन्यास बनेगा। वर्ण विन्यास का मतलब इनको जोड़ना सॉरी, वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन का मतलब इनको जोड़ना, और वर्ण विच्छेद का मतलब इनको अलग अलग करना। पहले अलग करो, फिर इस साइड को ये ढक लो, शब्द जो आप जिसने आपको जिस शब्द को देख करके आपने अलग किया है, और फिर इसको इस प्रकार जोड़ के देखो बच्चों। अगर सही जोड़ने के बाद यदि ये शब्द जो नया बनता है हमारा वो सेम तो सेम बनता है, इसका मतलब हमारा जो है ये सही है। कोई फर्क आ जाता है इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं या तो हलंत लगाने में गलती हुई है या स्वर लिखने में कोई गलती हुई है। तो इस प्रकार से आप करोगे तो बिल्कुल सरल टॉपिक आपका ये हो जाएगा, और ये 5-7-4 नंबर का जरूर आएगा। तो आप हमारा जो पहला टॉपिक है वो आज हमने हल कर लिया। इसकी अगली कक्षा में हम इसके बाद वाले जो है विषय को हल करेंगे।